डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुनर्जागरण पे चर्चा करने जा रहा हूँ। पुनर्जागरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम पुनर्जागरण के बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले तो मैं पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट करूँगा। पुनर्जागरण है क्या? ठीक है। पुनर्जागरण, जिसको हम रेनेसां भी कहते हैं, रेनेसां के नाम से जानते हैं। यह मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम है। इतिहास में इसको नवयुग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि विभिन्न नामों से संबोधित कर सकते हैं या इसको किया जा सकता है। पुनर्जागरण के संबंध में कई इतिहासकारों का अलग अलग अपना अपना विचार है जो दिया गया है। जैसे प्रोफेसर जॉनसन थॉमसन के मतानुसार रेनेसां शब्द का प्रयोग सामान्यतः 14वीं शताब्दी में इटली के कला एवं ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवजागरण के लिए किया गया या किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त हम संक्षेप में पुनरुत्थान को मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्चा एवं धर्मशास्त्रों के बंधनों से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देने वाला प्राचीन यूनानी एवं रोमन संस्कृति के आधार पर कई नई संस्कृति का निर्माण करने का प्रक्रिया को रेनेसां कहते हैं। इसके माध्यम से इस प्रक्रिया का प्रयास किया गया। अब हम रेनेसां के विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पुनर्जागरण यानी रेनेसां पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। हम इसको कई पॉइंट में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर, स्वतंत्र चिंतन। पुनर्जागरण की एक मुख्य विशेषता स्वतंत्र चिंतन है। मध्ययुगीन में व्यक्ति के चिंतन, अध्ययन एवं मनन पर धर्म का कठोर अंकुश लगा हुआ था। इसलिए कोई भी व्यक्ति परंपरागत विचारों की आलोचना करने का साहस नहीं जुटा पाया था। पुनर्जागरण ने आलोचना को नई गति एवं विचारधारा को निरंतरता प्रदान की। इसका लक्ष्य परंपरागत विचारों को स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना था। उनकी वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करना था ताकि उनके औचित्य को सही ठहराया जा सके। दूसरा नंबर में हम देखेंगे व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से मुक्त कराकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना था। दूसरे शब्दों में तर्क की विचारधारा को विकसित करना था और उसी बात को सही मानने पर जोर दिया गया जो तर्क की कसौटी पर सही संबोधित हो। तीसरा नंबर, मानवतावाद। पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता मानवतावादी विचारधारा थी। मध्य युग में चर्च के लोगों को बतलाया था कि मध्ययुग में चर्च ने लोगों को बतलाया था कि इस दुनिया में जन्म लेना ही घोर पाप है। अतः तपस्या तथा निवृत्ति मार्ग को अपनाकर मनुष्य को इस पाप से मुक्त होने का सतत प्रयास करना चाहिए। अर्थात मध्ययुग ने मनुष्य को इस जीवन का आनंद
उठाने से मना किया और परलोक को सुधारने पर बल दिया। इसके विपरीत पुनर्जागरण ने मनुष्य को इस जीवन का पूरा पूरा आनंद उठाने को कहा। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दी। धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। चौथा नंबर, देशज भाषाओं का विकास, यानी लोकल लैंग्वेज जो कहा जाता है उसका विकास। पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता देशज भाषाओं का विकास थी। अब तक केवल यूनानी तथा लैटिन भाषाओं से ही साहित्य की रचना की जाती थी और मातृभाषा में लिखे गए साहित्य को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पुनर्जागरण ने लोगों की बोलचाल की भाषा की गरिमा को सम्मान दिया, क्योंकि इन भाषाओं के माध्यम से सामान्य लोग बहुत जल्द ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, समझ सकते थे और अपने विचारों को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सकते थे। पुनर्जागरण का उद्देश्य सामान्य जन को शिक्षित कर उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्ति दिलाना था। पांचवा नंबर, यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति। चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की विशेषता थी यथार्थ का चित्रण, अर्थात सहज सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का सटीक आंकन। काल्पनिक दिव्य स्वरूपों के स्थान पर मानवीय स्वरूपों का चित्रण। इसके अतिरिक्त 6 नंबर में हम यह कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता थी अनुभव एवं प्रयोग के द्वारा सत्य की पहचान करना। किसी भी प्रकार के ज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाणिक तरीके से परख कर अपनाना या उसको प्रमाणित करना। इस पद्धति के मुख्य सूत्र थे निरीक्षण, अन्वेषण और परीक्षण। इस वैज्ञानिक भावना से मध्ययुगीन अंधविश्वासों और मिथ्या विचारों यानी झूठी विचारधाराओं को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार इन तथ्यों के आधार पर हम पुनर्जागरण की विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।